Good morning, Bachu. How are you? If you remember last time we were discussing about refractive index, isn't it? Yeah. So refractive index का हमने आपको जरा सा आइडिया दिया था. आज हम डिटेल में उसे पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव वर्ड जो आया है ये रिफ्रैक्शन से आया है. तो जिसने अगर पिछले बार ना भी देखा हो, फॉर हिम ऑल्सो इट विल बी फाइन. और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, नंबर. दैट मीन्स अ नंबर विच टेल्स अबाउट रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे. सो अ नंबर विच टेल्स अबाउट हाउ मच, रिफ्रैक्शन को लिख रहे हैं, हाउ मच द लाइट रे विल बेंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है यहाँ से यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अ नंबर विच टेल्स अस हाउ मच द लाइट रे विल बेंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक ऐसा नंबर जो हमें ये बता सके कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े. तो हमने कहा था जब साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे थे, उसमें कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. इसे एंड से डिनोट करते हैं और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक हो गया. मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है जो सबसे कम होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं. ग्लास के लिए कितना होता है, 1.5. मैंने ये भी कहा था क्राउन ग्लास के लिए 1.48, फ्लिंट के लिए 1.52, तो उनका मीन निकाल लेते हैं. डायमंड के लिए 2.42 होता है. तो ऐसे बहुत सारे मीडियम होंगे जिनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा. तो आपको देखो इससे अंदाजा जा रहा है ऑप्टिकली डेंसर जो कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसका ज़्यादा है उससे उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जा रहा है. तो ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई होप सो लिख लिया है. जब भी नहीं लिखा लग रहा है पॉज करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, नोट करो. टेक्नोलॉजी के यही बेनिफिट तो हैं. तो चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा, हमने कहा एन से डिनोट होता है एक ऐसा नंबर जो हमें बताता है लाइट रे कितनी बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाएगी. लेकिन जब सिर्फ एक मीडियम में लाइट रे जा रही है तो क्या ये बता सकते हैं कि लाइट रे कितनी बेंड हो रही है? नहीं, उसके लिए 2 मीडियम चाहिए. तो अगर 2 मीडियम चाहिए, मीडियम 1, मीडियम 2, अब इनमें से एक तो रेयरर होगा और दूसरा क्या होगा, एक रेयरर होगा और दूसरा क्या होगा, डेंसर. आप कहोगे नहीं सर ये डेंसर हो सकता है ये रेयरर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो रेयरर होगा एक डेंसर होगा. अच्छा, अब देखो फॉर एग्जाम्पल 2 चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे. ये है इंसिडेंट लाइट. ठीक हो गया. ये इंसिडेंट लाइट उतने ही एंगल में है. ठीक है. तो अगर कोई मीडियम नहीं होता, ये मीडियम्स अलग अलग नहीं होते, तो ये क्या करता, ये ऐसे आगे को जाते रहता. ये लाइट रे क्या करती है, आगे को ऐसे जाते रहती. लेकिन अगर मान लो ये एयर है, ये आपका वाटर है, और यहाँ पे ये एयर है और ये आपका ग्लास है, तो मुझे बताओ लाइट रे किस में बेंड करेगी. एक लास्ट टाइम हमने देखा था जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड नॉर्मल. ऐसा क्यों करती है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाते हैं. कोलिजन क्यों बढ़ेंगे, अगर मान लो ये रेयरर है ये डेंसर है, यहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा पास होंगे, तो जो लाइट रे को कोलिजन यहाँ कम मिल रहे थे वो ज़्यादा मिलेंगे, उसकी बेंडिंग बढ़ जाती है. तो टुवर्ड द नॉर्मल हो रही है, और किस वजह से हो रही है, कोलिजन के वजह से आपका ये बेंड हो रही है. और डिटेल में भी समझेंगे, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ. और याद रखने के लिए देखो, जब डेंसर से रेयरर जा रहा है तो ये जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल.
फिर वही कोलिजन कम हो जा रहे हैं तो वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, अल्फाबेटिकली आप आर से डी, डी वाला पास होता है टूवर्ड्स जहाँ से शुरुआत हो रही है, और जब डी से आर जा रहे हैं अवे, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से दूर जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल। अब देखो दोनों में ही ये वाला मीडियम रेयरर है और ये वाला मीडियम डेंसर है, यही तो है, ये रेयरर है ये डेंसर है, लेकिन क्या इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? नहीं है। क्या उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? नहीं है, इसीलिए तो बेंडिंग होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.33 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है। तो क्वेश्चन अराइज होता है ज़्यादा बेंडिंग कहाँ होगी? जहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा डिफरेंस आएगा वहीं बेंडिंग ज़्यादा होगी। उसका मतलब ये है, ये जितना ज़्यादा डेंसर हो जाएगा इसके कंपेरेटिवली बेंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? कोलिजन उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि इसमें अगर मान लो इतनी बेंडिंग हो रही है तो इसमें और ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी। दिख रहा है ना, इसमें इतना एंगल बच रहा है लेकिन इसमें और कम हो गया, इसका मतलब ये और ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है दो मीडियम में ये चेंज होता है या ये जितना ज़्यादा होता है, बेंडिंग भी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, किनके? दो मीडियम के, बेंडिंग ऑफ लाइट रे भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझिए कंसेप्ट को, अच्छे से समझो, ड्रॉ कर लो अगर ज़्यादा डाउट है तो। चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने देखो N21 और N12 लिखा है। N21 क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और क्यों है ये विद रिस्पेक्ट क्यों है? देखो पहले तो रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, किसकी? सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो यहाँ देखो, अब इसका रिस्पेक्ट का क्या मतलब है। मैंने कहा था दो मीडियम, पिछले लेक्चर में बोला था दो मीडियम के बीच में ये जो सरफेस है ये इंटरफेस है। मैंने कहा था अगर आपने वाटर रखा है और ऊपर एयर है तो वाटर की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो इंटरफेस है, उसके ऊपर एक मीडियम है, उसके नीचे दूसरा मीडियम है, तो ये इंटरफेस है। यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे आई और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, यही तो हमने बोला है। सपोज ये आपका फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, बताओ कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर? बड़ा आसान है सर, ये रेयरर ये डेंसर। कैसे पता? क्योंकि लाइट रे इज बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती तो क्या होता? ये डेंसर ये रेयरर, लेकिन ये टूवर्ड आ रही है तो ये रेयरर हो गया और ये कैसा मीडियम आ गया? डेंसर। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया 1 और 2 जो मैंने बनाया। इससे पहले अभी जो मैंने बनाया था वो एयर और वाटर और एयर और ग्लास की बेंडिंग दिखाई थी आपको। ठीक है, बेंडिंग किसमें ज़्यादा थी? जिसमें इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब बेंडिंग कितनी होगी ये इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बेंडिंग कितनी होगी ये इससे पहले वाले मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहाँ पे आपका है वाटर और यहाँ पे है एयर, और दूसरे एग्जांपल पे यहाँ पे है वाटर, या इसको ग्लास कर लो, ग्लास, और इसको भी ग्लास कर लो, यहाँ पे कर लो वाटर। तो ऑब्वियसली इस केस में ये रेयरर ये डेंसर, इस केस में ये रेयरर ये डेंसर, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ को बेंड करेगी? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। लेकिन मुझे बताओ बेंडिंग किस केस में ज़्यादा होगी? बेंडिंग ये वाले केस में ज़्यादा होगी, ये वाले में, इसमें, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव है 1, यहाँ कितना है 1.5, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1.33, तो यहाँ जो डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ 0.33 का है, जबकि यहाँ पे 0.5 का। जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, देखो यहाँ पे अगर दूसरा मीडियम नहीं होता लाइट रे सीधी जाती, लेकिन अभी ये बेंड हो जाएगी। यहाँ पे भी करीबन मैंने उतना ही एंगल लिया, अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं होता ये सीधे जाती, लेकिन सिंस ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड होगी। अब देखो ज़्यादा बेंड किस में हो रही है? इस वाले में हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखो दोनों में एक सिमिलरिटी है, दूसरा मीडियम आपका ग्लास है दोनों में, तो क्या ये ग्लास पे डिपेंड कर रहा है बेंडिंग कितनी होगी? नहीं, लाइट रे कहाँ से आ रही है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ एयर से आ रही है, यहाँ वाटर से आ रही है, तो दोनों में क्या चेंज आ जाएगा? दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, लाइट रे उतनी बेंड करेगी। तो इसका मतलब इस पे नहीं डिपेंड करेगी बेंडिंग डिपेंड करेगी किस मीडियम से लाइट रे आ रही है।
तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, लाइट रे सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, कौन से मीडियम से एंटर कर रही है? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका बेंडिंग कितनी होगी। तो देखो शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, N21 लिखा है। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2 लिखा है। N21 जब मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो यहां पे क्या होता है, हम रिलेटिव रिलेशन लेते हैं। अकेले किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये नहीं बता सकता कि बेंडिंग कितनी होगी। वहां पे कम से कम दो मीडियम है, दो मीडियम है तभी रिफ्रैक्शन होता है। तो हमें रिलेटिव रिलेशन देखना है, रिलेटिव हमें फॉर्मूला देखना है, या फिर हम जो भी कहें इंटरप्रिटेशन हमें करना है कि लाइट रे बेंड कितना हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ N21। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ तो मैंने ये लिख दिया, ये दोनों आपको लिखने हैं, ये फिगर बनानी है। ये आप अपने समझने के लिए बनाना चाहे बना सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। N21 जब मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसका मतलब क्या है, ये तो चलो समझ में आ गया, सेकंड मीडियम में और ये फर्स्ट मीडियम, ऐसे तो समझ में आ रहा है। लिखने का तरीका ये होता है, सेकंड मीडियम में लाइट रे जारी होती है, यानी कि जो पहले लिख रहे हो उस मीडियम में लाइट रे जारी है, तो इसमें जारी है। कहां से जारी है? 1 से जारी है। गोइंग टू, गोइंग फ्रॉम, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो अगर N12 लिखूं तब क्या हो जाएगा, तो गोइंग टू, यानी कि इस समय लाइट रे फर्स्ट मीडियम पे जा रही है, और कहां से जा रही है? गोइंग फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखेंगे? तो अगर सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है फर्स्ट मीडियम से, तो ये ऐसे लिखेंगे N21। और अगर उल्टा होता, ऐसा कुछ होता कि ये आपका 2 होता, ये आपका 1 होता, तो आप क्या लिखते इस केस के लिए? N12, क्योंकि लाइट रे कहाँ जा रही है? फर्स्ट पे जा रही है, और कहाँ से जा रही है? सेकंड से। तो जहां जा रही है वो पहले लिखेंगे, जहां से जा रही है वो बाद में लिखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आपको रिलेटिव रिलेशन नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि लाइट रे कितना बेंड हुई। तो इसके लिए हमें दो मीडियम की जरूरत है। अब इसमें भी दूसरा वाला मीडियम ये अकेले नहीं बता सकता कि लाइट रे कितनी बेंड होगी, उसके लिए किस पे रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट वाले पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि जहां से लाइट आ रही है वो रिस्पॉन्सिबल है कि लाइट रे कितना बेंड करेगी। तो इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा। शैल आई इरेज इट? नोट नहीं करा है तो नोट कर लीजिए, जस्ट गिव अ पॉज, नोट करिए। अब देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव के लिए। N21 को मैंने क्या लिखा? N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, अब ये याद कैसे रहेगा? ये I है, ये R है, तो यहाँ पे ये पहला मीडियम है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? N1, और यहाँ कितना हो जाएगा? N2। यहाँ वेलोसिटी कितनी? V1, यहाँ वेलोसिटी कितनी? V2। क्लियर? अब जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, सपोज आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी की टर्म पे निकालना चाहते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करिए। जैसे N1 V1, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेलोसिटी इक्वल टू N2 इंटू V2, ऐसे। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या वही आ रहा है? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यही फॉर्मूला आ रहा है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और I और R वाला रिलेशन निकालना है, साइन आई साइन आर, वो मैंने कहा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तब आएगा। तो N1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साइन के एंगल के साथ, साइन आई इज इक्वल टू N2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साइन R के एंगल के साथ। अब देखो क्या आ रहा है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को इक्वल कर दिया, वरना उतना बड़ा फॉर्मूला आप कहाँ याद करोगे? अब देखो ये आ गया आपका ये, और ये भी आ गया। अब सबको एक साथ लिखो, तो N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 V1 अपॉन V2 के इक्वल भी है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल भी है, तो पूरा एक साथ लिख दिया। क्लियर? अब अगर ये N12 होता, यानी कि लाइट रे कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम, कहाँ से जा रही है? सेकेंड मीडियम से, तो इसको हम कैसे लिखते? N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, अब उल्टा हो जाता, N2 अपॉन N1 की जगह ये कितना हो जाता है? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट रे।
तो अगर आप ये ना भी लिखो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, तो ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। इन्हीं पे बेस आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। इस पार्ट पे आपने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में सीखा। बच्चों एक चीज़ याद रखना, इसी पे बेस फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो ये क्लियर होना जो बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं, मतलब सीनियर क्लासेस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके।